जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्नों की सीरीज का आज हम लोग पार्ट 9 करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों ने बाकी सभी पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक। तो सबसे संपत्ति वाला जो राज्य है मेरे दोस्तों वह है महाराष्ट्र। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर आधारित है? 60%, 70%, 58.9% या अन्य? तो जो भारत का कृषि है दोस्तों, जो आबादी है वह निर्भर है 58.9% पे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? ये पदार्थ होगा दोस्तों कि राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? 17.5%, 17.9%, 20% या कोई अन्य होगा? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, 17.5% इसका योगदान है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? 5वां, तीसरा, 7, 13। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है सी, 7। 7वां स्थान है जीडीपी के आधार पर भारत का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, ट्रिपल पी परचेजिंग पावर पारिटी के आधार पर भारत का स्थान है 4, 9, 7 या 3? बताइए दोस्तों कि ट्रिपल पी मॉडल के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है मेरे दोस्तों वह है तीसरा। कौन सा है? तीसरा है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही जवाब है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? लक्जमबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर या कोई अन्य है? बताइए दोस्तों, जीडीपी के आधार पर सबसे पहले कौन सा देश आता है कैपिटा के आधार पर? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है सी, कतर। क्या आता है? कतर आता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो यह है दोस्तों केरल में। बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, भारत, चीन या रूस? तो यह है दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है
जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वह होता है जीविकोपार्जन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या रहती है? सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, या मंद हो जाती है, या कुछ भी नहीं होता? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है दोस्तों, मंद हो जाती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, या इनमें से सभी? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा डी, इनमें से सभी। सभी आर्थिक विकास में व्याख्या करते हैं दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण का आधार, इसलिए डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? 132, 127, 129 या 128? तो इस समय जो भारत का स्थान है मेरे दोस्तों वह है 132। ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं? तो पहला HDI जारी करने वाले अर्थशास्त्री थे जो थे मेरे दोस्तों वह थे महबूब उल हक, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। याद रखिएगा, बहुत ही VIP प्रश्न है दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, या औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं? तो जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है वह होता है दोस्तों कृषि क्षेत्र। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, या दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा सी। यह अनार्थिक क्रिया भी होती है और आर्थिक क्रिया भी होती है, इसलिए यह दोनों ऑप्शन सही हैं। तो सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो भारत सरकार का जो केंद्रीय बैंक है मेरे दोस्तों वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी बिल्कुल ऑप्शन इसका सही है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति? तो इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का वह होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं? तो किस यंत्र के आने से शिक्षा सर्वसुलभ हो गई है दोस्तों?
तो वह है ऑप्शन इसका सी, कंप्यूटर। कंप्यूटर के आने से शिक्षा जो बहुत सुलभ हो गई है। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1975, 1966 में, 1969 में या 1980 में? तो जो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, वह हुआ था 1969 में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक, IMF, IMF है, UNO, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ए, विश्व बैंक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 21। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को या इनमें से कोई नहीं? तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था मेरे दोस्तों, वह किया गया था 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? नालंदा, पटना, शिवहर, गया? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, बिहार की राजधानी जो है पटना, उसी का जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, नेपाल, रूस या चीन? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह होगा ए, भारत लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? बिहार, केरल, कर्नाटक, हरियाणा? तो गरीबी के कुचक्र का जो शिकार है मेरे दोस्तों वह है बिहार। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों वह होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यह ऑप्शन सी में है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो संस्था है मेरे दोस्तों वह है सी, सॉरी दोस्तों, यह CSO, याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक? तो भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है मेरे दोस्तों वह होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? प्रोफेसर केन्स, माल्थस,
अमर्त्य सेन, दादा भाई नौरोजी। तो तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए जो सुझाव दिया था मेरे दोस्तों, वह दिया था प्रोफेसर केन्स ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? बताइए दोस्तों कि तीसा की आर्थिक मंदी की जो अवधि थी वो क्या थी? तो वो अवधि थी मेरे दोस्तों 1929 से 1933 तक। बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, या उपयुक्त में से तीनों है? तो उत्पादन एवं आय की गणना की जो विधि है दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से यह तीनों मानी जाती है। यह सहज भी होती है, वैज्ञानिक भी होती है और व्यवहारिक भी होती है। तो 3 बार टिक तो करेंगे नहीं, इसलिए हम डी आंसर को टिक करेंगे। उपयुक्त तीनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? रैग्नस नकर्स ने, प्रोफेसर फिशर, प्रोफेसर केन्स, इनमें से कोई नहीं। तो जो गरीबी का कुचक्र परिभाषित किया है दोस्तों, वह किया है रैग्नस नकर्स ने। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे टॉप 30 प्रश्न। और आपका स्कोर कितना रहा ये आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।